नमस्कार दोस्तों। सन 1991 भारत के आर्थिक बदलावों का साल, लेकिन सतह के नीचे एक ऐसा कांड फूटा जिसने पूरे देश की सियासत को हिलाकर रख दिया। यह था जैन हवाला कांड। 65 करोड़ का काला धन, नेताओं, नौकरशाहों और आतंकवादियों की खतरनाक साजिश, 2 डायरिया, कोड में छिपे नाम और सता का काला सच। दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है, ये एक ऐसी कहानी है जिसने पूरे हमारे भारत देश की पूरी सियासत को हिलाकर रख दिया। सन 1991 में भारत आर्थिक सुधारों के दौर से गुजर रहा था। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में देश में आर्थिक सुधारों की गतिविधियां तेजी से चल रही थी, जिसने वैश्विक बाजारों के लिए दरवाजे खोल रखे थे। लेकिन इस बदलाव की लहर के बीच भ्रष्टाचार और अपराध का एक ऐसा काला चेहरा सामने आने वाला था जिसको किसी को भी कोई अंदाजा नहीं था। जैन हवाला कांड न केवल भारत का सबसे बड़ा वित्तीय घोटाला था, बल्कि कालेधन, सियासी ताकत और आतंकवाद का खतरनाक गठजोड़ भी था। तो ये सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, ये विश्वासघात, लालच और एक ऐसी व्यवस्था की कहानी थी जो ताकतवर को बचाती थी। दोस्तों, आइए भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल देने वाले उस जैन हवाला कांड के बारे में जानते हैं जिसने पूरे भारत की सियासत को हिलाकर रख दिया था। दोस्तों, जैन हवाला कांड को जानने से पहले हम इसको समझते हैं कि आखिरकार यह हवाला होता क्या है। तो हवाला एक अनौपचारिक भरोसे पर आधारित धन हस्तांतरण प्रणाली है जो बिना किसी कानूनी कार्रवाई, बैंक के या कानूनी रिकॉर्ड के अपना काम करती है। इसमें ना तो कोई कागजी कार्रवाई होती है, ना कोई बैंक होता है, ना कोई टैक्स भरा जाता है और ना ही कोई इसमें रिकॉर्ड रखा जाता है। इसमें सिर्फ दलालों का नेटवर्क चलता है, जिसमें सिर्फ एक फोन कॉल या हाथ मिलाने से ही बहुत बड़ा पैसा देश विदेशों में पहुंचाया जाता है। दोस्तों, भारत में हवाला लंबे समय से टैक्स चोरी करने, काला धन छिपाने और अवैध गतिविधियों जैसे कि आतंकवाद को फंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। 1990 के दशक तक ये एक विशाल छुपा हुआ अर्थतंत्र बन चुका था, जिसने पूरी भारत की अर्थव्यवस्था को झकझोर कर रख दिया। जैन हवाला कांड की शुरुआत एक अनजानी कहानी से हुई। दोस्तों, 25 मार्च 1991 को दिल्ली पुलिस ने एक खुफिया जानकारी के आधार पर अशफाक हुसैन लोन नामक एक अलगाववादी मुजाहिदीन के सदस्य को गिरफ्तार किया। दोस्तों, अशफाक हुसैन लोन एक हिजबुल मुजाहिदीन का सदस्य था जो कि जम्मू कश्मीर में अलगाववादी आंदोलन और आतंकवादी गतिविधियों में बिल्कुल सक्रिय था। दिल्ली पुलिस को यह शक था कि अशफाक हुसैन लोन दिल्ली में एक बड़ी आतंकवादी साजिश रच रहा था। तब दिल्ली पुलिस ने अशफाक हुसैन लोन से पूछताछ शुरू की तो उसने पूछताछ में बड़े ही चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने बताया कि उसे आतंकवादी गतिविधियों के लिए, उसे टेरर फंडिंग के लिए, उसे एनिमेशन के लिए, उसे जो हवाला के जरिए उसे फंडिंग की जा रही थी और इस पैसे से वह हथियार खरीदता था और उसमें ट्रेनिंग भी शामिल थी। जब दिल्ली पुलिस ने अशफाक हुसैन से यह पूछा कि यह पैसा तुमको कौन भेज रहा है, तो अशफाक हुसैन लोन ने यह बताया कि यह पैसा उसे दिल्ली के 2 बड़े बिजनेसमैन SK जैन और NK जैन द्वारा उनको यह हवाला के जरिए फंडिंग की जा रही थी, यानी कि 2 जैन बंधुओं के द्वारा उनको इनडायरेक्टली फंडिंग की जा रही थी। इस खुलासे ने जांच को आतंकवाद से जोड़कर एक बड़े वित्तीय घोटाले की ओर मोड़ दिया। आखिरकार कौन थे ये जैन बंधु जो कि एक बड़ी आतंकवादी गतिविधियों को फंडिंग कर रहे थे हवाला के जरिए? तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि पहले ये जैन बंधु कौन थे। दोस्तों, जैन बंधु जो कि एक थे सुरेंद्र कुमार जैन और एक नरेश कुमार जैन, ये दिल्ली के बड़े ही व्यवसायी थे जिनका स्टील और पावर सेक्टर में एक बड़ा कारोबार था। बाहर से देखने पर ये लोग जो थे बड़े वैध व्यवसायी थे, लेकिन पर्दे के पीछे हुए एक बड़ा विशाल हवाला नेटवर्क चलाते थे। तो इन जैन बंधुओं का जो व्यवसाय था वो दुबई, लंदन और स्विट्जरलैंड तक फैला था, जो कि विदेशों से काला धन भारत लाता था, जो कि प्रभावशाली लोगों तक पहुंचाता था। और ये जैन बंधु केवल दलाल नहीं थे, बल्कि ये सत्ता के एक बड़े खिलाड़ी, जो कि विदेशी संस्थाओं, नौकरशाहों और भारतीय नेताओं के बीच बड़े बड़े सौदे करवाते थे। बिना निशान छोड़े लाखों रुपए हिलाने की उनकी काबिलियत ने उन्हें सियासत के लिए एक जरूरी और खतरनाक रूप से अछूत बना दिया था। दोस्तों, आखिरकार दिल्ली पुलिस को जैन बंधुओं के द्वारा आखिर ऐसा क्या सबूत मिला, आखिरकार ऐसी क्या चीजें मिली जिसके आधार पर जैन बंधुओं के खिलाफ दिल्ली पुलिस को बड़ा सबूत मिल गया और एक ऐसे बड़े कांड का खुलासा हुआ जिसने भारत की पूरी राजनीतिक इतिहास को हिलाकर रख दिया। दिल्ली पुलिस को आखिरकार ऐसे क्या सबूत मिले जिसके बाद एक बड़े कांड का खुलासा हुआ? 16 फरवरी 1991 में अशफाक हुसैन लोन से मिली जानकारी और पहले से मिली खुफिया जानकारी के आधार पर केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI ने दिल्ली के अंदर इन दोनों जैन बंधुओं के ठिकानों पर छापेमारी की शुरुआत कर दी। और इस छापेमारी में जो CBI को जो मिला वो बहुत ही बड़ा विस्फोटक था। दो डायरिया जिनमें 65 करोड़ रुपए से ज्यादा के हवाले का लेन देन का हिसाब इन 2 डायरियों में था। दोस्तों, ये डायरिया सिर्फ एक बही खाता नहीं थी, बल्कि ये भ्रष्टाचार का एक ऐसा प्रूफ थी जिसने पूरी भारतीय राजनीति में एक भूचाल पैदा कर दिया। ये पूरे भ्रष्टाचार का एक नक्शा था। इनमें कोड नेम लिखे हुए थे, तारीख लिखी हुई थी और साथ ही साथ इन कोड नेमों के आगे रकम लिखी हुई थी जो 115 से ज्यादा लोगों को दी गई थी। और जब CBI ने इन कोड नेमों को डिकोड करना शुरू किया तो पूरे देश की सियासत में एक तूफान आ खड़ा हुआ।
क्योंकि इस कोड नेमों में जो नाम छिपे हुए थे वो देश के बड़े बड़े नेताओं के नाम इसमें निकलकर आना शुरू हो गए थे। इसमें शीर्ष नेता, वरिष्ठ नौकरशाह और कुछ उद्योगपतियों के नाम भी शामिल थे। दोस्तों, इन डायरियों ने एक ऐसी व्यवस्था का पर्दाफाश किया जहां पैसा प्रभाव, ठेके और नीतियों को खरीदता था। दोस्तों, इन डायरियों ने सत्ता का चेहरा कैसे बेनकाब किया। जैसे ही सीबीआई ने इन कोड को डिकोड करना शुरू किया तो सारा दायरा साफ हो गया। कोड में दर्ज इन नामों ने भारतीय सियासत में भूचाल पैदा कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के एक दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी, जिनका कोड LKA था, उनसे 25 लाख रुपए से जुड़ा हुआ था और कांग्रेस नेता अर्जुन सिंह पर 50 लाख रुपए की रकम दर्ज थी। और दोस्तों, इन नामों में कमलनाथ, VC शुक्ला और यहां तक कि तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव का नाम भी इन घोटालों में शामिल था। टोटल दोस्तों, इसमें कुल मिलाकर 50 से ज्यादा नेता, 30 नौकरशाह और कुछ उद्योगपतियों के नाम भी इस डायरी के अंदर, कोड के अंदर लिखे हुए थे। और यह पैसा सरकारी ठेकों, नीतियों को प्रभावित करना और चुनावों की फंडिंग करने से जुड़ा हुआ था। दोस्तों, जब इन नामों को डिकोड किया गया और जब ये देश की जनता को ये पता पड़ा कि इतने बड़े बड़े नेता इस ऐसे भ्रष्टाचार में शामिल थे, तो देश की जनता का जो भरोसा था उन पे से उठ गया। And his efforts may have exposed the biggest political scandal in India's history. Ashish Rai, CNN, New Delhi. Nobody in the country said that you will succeed. Everybody told me nothing will happen. Court won't act. You're wasting your time. You're risking your life. But I'm happy that at least some progress has been made. Police say they're filing corruption charges against 7 top politicians. जैन हवाला कांड देश का पहला ऐसा मामला है जिसने कई राजनीतिक दलों के चोटी के नेताओं को भ्रष्टाचार के कटघरे में खड़ा कर दिया है। जब से ये दो हिम्मती सिचुएशन सामने आई हैं, विनीत और सुप्रीम कोर्ट, तब से जो सालों भर की जो बीमारी थी वो आज खुल के सामने आ गई। is delaying the matter. So if many lapses on the part of CBI. There is a price to pay, but eventually we would win. And I think I give full credit. देश की जनता, पूरा देश इस शौक में था कि आखिरकार इस इतने बड़े बड़े नेता इस काले कांड में कैसे शामिल हो सकते हैं। और इसके बाद क्या होना था, देश की जनता का गुस्सा फूट पड़ा और ये सारा मामला अखबारों की सुर्खियां बन गया। इसके बाद सीबीआई ने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया। इसी 91 में सीबीआई ने जांच शुरू की और अनौपचारिक रूप से दोनों जेल बंदियों को हिरासत में ले लिया। क्योंकि इस कांड में देश के बड़े बड़े नेताओं के नाम शामिल थे, इसलिए सीबीआई पर इस कार्रवाई को तेजी से करने का दबाव बना था। और सन 1993 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां पर सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को तेजी से कार्रवाई करने और इसमें पारदर्शिता लाने और जल्दी से कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए गए। जब कोर्ट इसके अंदर कूदा तो सभी को यह विश्वास हुआ कि कहीं ना अब इस केस के अंदर जान फूकी जाएगी और अब इसमें थोड़ी पारदर्शिता आएगी और कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ेगी। लेकिन जैन बंधुओं ने अपना दिमाग चलाना शुरू कर दिया। उन्होंने चालाकी की। जैन बंधुओं ने कहा कि इस डायरियों में जो कोड थे वो उनके निजी थे, नहीं उनके क्लाइंट्स को दिए गए पैसे का हिसाब था। और इस हवाला रैकेट का लेन देन का कोई बैंक रिकॉर्ड्स नहीं होने के कारण सीबीआई को ठोस सबूत जुटाने में कई दिक्कतें आने लगी। और इसी बीच सियासी हस्तक्षेप की जानकारियां सामने आने लगी, जो कि इस केस को पटरी से उतारने की धमकी दे रही थी। और जांच के चलते चलते 1995 का साल आ गया और इस केस में बड़ी बड़ी अड़चनें आने लगी, क्योंकि डायरियों के अलावा सीबीआई के पास और कोई ठोस सबूत नहीं था। के कारण ये जो केस था वो कमजोर पड़ता गया। दोस्तों, हवाला की प्रकृति ऐसी थी कि इसका कोई लेन देन का कोई भी कागजी निशान नहीं था। इससे कोर्ट में पैसे का लेन देन साबित करना बहुत ही मुश्किल था। और उसके बाद जो जैन बंधु थे उन्होंने अपने जो शुरुआत में जो बयान दिए थे उन्होंने उनसे साफ मुकर गए। और इसके बाद ये जो मामला था और भी उलझता गया। इसके बाद राजनीतिक दल कहां पर पीछे रहने वाले थे। कई राजनीतिक दलों ने इसको राजनीतिक साजिश करार देकर इसको बचाने का प्रयास करना शुरू कर दिया। और इसी के आते आते 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा तगड़ा झटका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल डायरियों के आधार पर बिना पुख्ता सबूत के किसी भी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कई आरोपियों ने राहत की सांस ली, लेकिन जनता के मन में सवाल उठने लगे, क्या सिस्टम ताकतवर को बचा रहा है? फिर क्या था, आते आते सन 1997 आ गया। जैन हवाला कांड का जो मुद्दा था वो धीरे धीरे ठंडा पड़ गया और जैन बंधुओं पर छोटे मोटे आरोप लगे, लेकिन जो बड़े बड़े नाम इस कांड में शामिल थे वो बच निकले। दोस्तों, 65 करोड़ का यह घोटाला उस समय का सबसे बड़ा हवाला कांड था। भ्रष्टाचार और आतंकवाद दोनों जुड़े हुए थे। सिस्टम कमजोर था या सिस्टम भी इस आरोपियों के साथ मिला हुआ था या इस कांड में मिला हुआ था। के बाद जनता का नेताओं और जांच एजेंसियों पर जनता का भरोसा बिल्कुल उठ चुका था। ये केस का असर बहुत ज्यादा लंबा चला और इसके बाद सन 1998 में एक पत्रकार विनीत नारायण ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की। के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की स्वतंत्रता के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए। लेकिन दोस्तों, आज भी सवाल वही रहा कि क्या गुनहगारों को सजा मिली? ये सवाल आज भी अधूरा है। दोस्तों, भ्रष्टाचार से परे जैन हवाला कांड ने काले धन और आतंकवाद के बीच गहरे गठजोड़ को उजागर किया। जैन बंधुओं के जरिए चैनल किया गया पैसा केवल नेताओं को रिश्वत देने तक सीमित नहीं था, यह जम्मू कश्मीर में हिंसा को बढ़ावा दे रहा था। हिजबुल मुजाहिदीन और अन्य समूह इस धन का इस्तेमाल हथियार खरीदने
और शत्रु को अस्थिर करने और आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल करते थे। इस नेटवर्क ने यह सवाल उठाया कि क्या कुछ नेता अपने लालच के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे थे। तो ये कारण सिर्फ एक वित्तीय अपराध नहीं था, बल्कि ये राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति एक विश्वासघात था। दोस्तों, जैन बंधुओं का हवाला नेटवर्क केवल भारत तक सीमित नहीं था, ये लंदन, दुबई, स्विट्जरलैंड जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर यह संचालित होता था, जहां पर विदेशी संस्थाओं से काला धन भारत जाता था। और दोस्तों, ये फंड अक्सर संदिग्ध विदेशी कारोबारों, हथियार डीलरों और आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन देने वाले राज्य प्रायोजित तत्वों से आते थे। इस कांड ने भारत की वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग के प्रति कमजोरी, इसके घरेलू सियासत और सुरक्षा पर प्रभाव को उजागर किया। दोस्तों, जैन हवाला कांड केवल एक वित्तीय घोटाला नहीं था, बल्कि ये भारत की टूटी हुई व्यवस्था का आईना था, जिसने ये दिखाया कि कैसे सत्ता, लालच और अपराध मिलकर एक राष्ट्र को धोखा दे सकते हैं। दोस्तों, इन डायरियों ने सच उजागर किया, लेकिन इंसाफ हाथ से फिसल गया। आज भारत के सामने ये कांड एक चेतावनी की तरह खड़ा है। कोई भी लोकतंत्र तभी फलता फूलता है जब उसके सत्ताधारी जवाबदेह होता है। दोस्तों, भारत के इस अंधेरे अध्याय पर विचार करते हुए एक सवाल अभी भी बाकी है कि क्या भारत अपने अतीत से सीखकर एक ऐसा भविष्य बना सकता है जहां ऐसे विश्वासघात ना हो। दोस्तों, जैन हवाला कांड की कहानी है वो आज भी अनसुलझी है, लेकिन जो इसकी गूंज है वो आज भी सुनाई देती है। तो दोस्तों, ये थी जैन हवाला कांड की पूर्ण कहानी, जो कि भारतीय सुरक्षा व्यवस्था की ढिलाई के कारण कई बड़े बड़े अपराधी बिल्कुल क्लीन चिट पाकर इस केस से बाहर निकल गए। लेकिन ये केस आज भी भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। अगर भविष्य में अगर ऐसा होता है और इसमें ऐसे बड़े बड़े नाम होते हैं, तो क्या आज भी वही होगा जो 1991 के उस कांड के बारे में, जो जैन हवाला कांड में हुआ था। दोस्तों, ये विचार करने योग्य है कि कैसे एक बड़े बड़े नेता इस ऐसे कांड से बिल्कुल निष्पक्ष होकर निकल गए। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो और आपके ज्ञान में थोड़ी सी भी वृद्धि हुई हो, तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए और लाता रहूं। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।